गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम की क्लास है ये। देखिए लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। तो डेफिनेशन हो चुकी है ऊष्माधारिता को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इसकी परिभाषा है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आज की क्लास में हम इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे ऊष्माधारिता के, और उन प्रकारों के संबंध के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊष्माधारिता के प्रकार। ये दो प्रकार की होती है। पहला है ऊष्माधारिता स्थिर दाब पर, दूसरा है ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर। स्थिर दाब को Cp से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसको Cv से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। दो प्रकार की ऊष्माधारिता हो गई, एक होती है स्थिर दाब पर और दूसरा होती है स्थिर आयतन पर। इसे किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, क्या इसको रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का तरीका है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर। फर्स्ट टॉपिक है स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर स्थिर आयतन की बात हो रही है। स्थिर आयतन पर तंत्र की जो ऊष्माधारिता है वो बराबर होती है तंत्र की अवशोषित ऊष्मा। स्थिर आयतन पर तंत्र की अवशोषित ऊष्मा, देखिए अवशोषित ऊष्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अवशोषित ऊष्मा को यहाँ पर लिखा जाएगा QV। QV क्यों लिखेंगे? क्योंकि आयतन जो है वह स्थिर है, इसलिए हम मान लेते हैं जो ऊष्मा अवशोषित हुई है वह QV है। QV बराबर होगी आंतरिक ऊर्जा वृद्धि के, यानी डेल ई के। कैसे ये बराबर होगी इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था, याद हो तो आपको, Q, जैसे कि मैंने मान लिया Q जो है यहाँ पर QV है, वह बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा वृद्धि प्लस कार्य के। कार्य बराबर होता है P डेल V के। तो यहाँ पे देखिए आयतन जो है वह स्थिर है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है उसका मान आ जाएगा 0। तो आंतरिक ऊर्जा बराबर है अवशोषित ऊष्मा के। तो जो ऊष्माधारिता है स्थिर आयतन पर उसे लिखा जाएगा, अर्थात CV बराबर होगा QV अपॉन T2 माइनस T1। देखिए T2 यानी जो अंतिम ताप है वो है, और प्रारंभिक ताप है T1। ये बराबर है आंतरिक ऊर्जा वृद्धि, और टेम्परेचर यहाँ पर हो गया T2 माइनस T1 फिर से। ठीक है, इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाएगा, और इसे आगे चल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ई बराबर हो गया डेल टी के, डेल ई अपॉन डेल टी। ये तो बात हो गई जब परिवर्तन बड़ा है। अगर अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन की बात की जाए, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन में क्या होगा? अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन में जो CV है वो बराबर हो जाएगा
डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v। ठीक है, इसे भी बाहर यहाँ पर v लिख दें, क्योंकि यहाँ पर v जो है वो कांस्टेंट है, तो उसे भी हमें प्रदर्शित करना होगा। तो ये हो गई हमारी स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता, जिसे प्रदर्शित किया जाता है किससे? Cv से। तो ये है इसका डेरिवेशन। सबसे पहले तो आप लिख लें प्रदर्शित करने का तरीका, उसके बाद मैं इसकी परिभाषा को भी अभी लिखती हूँ, तो पहले इसे नोट करें। देखिए परिभाषा किस तरह से होगी इसकी, नेक्स्ट हम देखते हैं। स्थिर आयतन पर तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता ब्रैकेट में लिख दें Cv कहलाती है। ठीक है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा जो वृद्धि होती है वह कहलाती है स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। इसे किस तरह से लिखते हैं? इसे लिखते हैं डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v, और ये बराबर हो जाएगा Cv के। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब परिवर्तन बड़ा है अत्यंत सूक्ष्म में, इसको d के रूप में, स्मॉल डेल के रूप में लिखा जाएगा। तो ये इसको नोट करें आप। नेक्स्ट है स्थिर दाब पर तंत्र की ऊष्माधारिता। दाब पर तंत्र की ऊष्माधारिता, जिसे Cp से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इस वाले केस में स्थिर दाब है, तो यहाँ पर जो अवशोषित ऊष्मा है Qp वह बराबर होगी एंथैल्पी परिवर्तन के। ठीक है, किस तरह से होगी मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले स्थिर दाब पर तंत्र की अवशोषित ऊष्मा Qp बराबर है किसके? एंथैल्पी परिवर्तन। जैसे कि मैंने ये बताया, एंथैल्पी परिवर्तन के, जो कि होता है डेल H। ठीक है, अब इसे सिद्ध करते हैं कैसे बराबर होती है। देखिए प्रथम नियम जो है ऊष्मा गतिकी का, वो ये कहता है E प्लस W बराबर होता है QP के। QP यहाँ पे क्यों लिया गया है? क्योंकि अवशोषित ऊष्मा जो है वह
स्थिर दाब पर है, तो QP हो गया। जो W है वो बराबर होता है P डेल V के। P जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पूरा जो टर्म है उसकी जगह मैं लिख सकती हूँ डेल H, जो कि प्रदर्शित कर रहा है किसको, एंथैल्पी परिवर्तन को। तो इसमें आगे देखिए, अर्थात Cp बराबर है अवशोषित ऊष्मा स्थिर दाब पर और ताप में परिवर्तन। ये बराबर हो गया डेल H के, नीचे आ जाएगा डेल T, बाहर आ जाएगा P। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। ये बात हो गई जब परिवर्तन बड़ा है। अगर अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन है उस केस में क्या होगा, जो Cp है वो बराबर हो जाएगा डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। इस तरह से लिखा जाएगा इसको। इसे भी नोट कर लें। इस वाली इक्वेशन को सेकंड नंबर दे दें, जो कि पहले निकली थी पहले प्रकार की, तो उसको भी नंबर दे। Cv का निकाला था हमने, कौन सी इक्वेशन निकाली थी, Cv बराबर था, ये इक्वेशन हो गई। इस वाली इक्वेशन को थर्ड नंबर दें, इसे फोर्थ नंबर दें, ठीक है। और इससे पहले जो हमने Cv के लिए इक्वेशन निकाली थी, कौन सी वाली इक्वेशन निकली थी, Q बराबर QV अपॉन डेल T V, इसको नंबर 1 दे देना। मैं आपको बताना भूल गई थी, इसको नंबर 1 दे देना। जबकि जो सेकंड इक्वेशन थी अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन की, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको नंबर सेकंड दे देना, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को नंबर दे देना और यहाँ पर ये नंबर हमारा चल ही रहा है, तो इसे यहाँ तक नोट कर लें। और पहले वाला जो था वो इक्वेशन को नंबर देना, वो भी आप उसको करेक्ट कर लेना। वहाँ पर मैंने आपको Cv पे नंबर नहीं दिलवाया था, तो वहाँ नंबर दे देना दोनों इक्वेशन को, ठीक है। इसको यहाँ तक नोट करें। हमारी 4 इक्वेशन यहाँ तक आ चुकी है। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, Cp की। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं, किस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। स्थिर दाब पर तंत्र का ताप, स्थिर दाब पर तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर एंथैल्पी परिवर्तन या एंथैल्पी वृद्धि, एंथैल्पी वृद्धि, परिवर्तन तो नहीं कहा जाएगा, इसको वृद्धि है, क्योंकि एंथैल्पी जो है वो बढ़ रही है। एंथैल्पी वृद्धि स्थिर दाब पर तंत्र की ऊष्मा धारिता कहलाती है। ठीक है, इसे भी नोट कर लें। जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे प्रदर्शित करते हैं Cp से।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीपी और सीवी दोनों में रिलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। सीपी तथा सीवी में संबंध। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सीपी है उसका मान हमेशा सीवी से ज़्यादा आएगा। ठीक है, सीवी से ज़्यादा आएगा। क्यों? सीपी जो है वो बराबर होता है एंथैल्पी अपॉन डेल टी के, जबकि जो सीवी है वो बराबर है डेल ई अपॉन डेल टी के। तो जो डेल एच है, डेल एच हम जानते हैं बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा वृद्धि बराबर किए गए कार्य के, यानी कार्य के साथ साथ यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा वृद्धि के साथ साथ कार्य भी मौजूद है। तो हमेशा जो सीवी है उसका मान अधिक होगा, सीवी का मान अधिक होगा, सीवी का मान कम होगा सीपी की तुलना में। ठीक है, सीपी का ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए सीपी का मान सीवी से अधिक होता है क्योंकि स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा कैसे प्रदर्शित करेंगे इसे? स्थिर आयतन है तो ये हो जाएगा QV। तंत्र में आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करती है जबकि स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसे प्रदर्शित करेंगे QP से। अवशोषित ऊष्मा तंत्र में आंतरिक ऊर्जा वृद्धि के साथ कार्य भी करती है। ठीक है, दो जगह काम आ रहा है। इस वजह से जो सीपी है वो बराबर होगा सीवी के। दोनों की किस तरह से लिखा जाएगा? सीपी जो है वो डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट, जबकि इसे डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारी डेरिवेशन की स्टार्टिंग है। अभी एक थोड़ा काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, तो सबसे पहले इसको नोट करें, उसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं।
तो जो हमारी इक्वेशन आई है ये वाली इक्वेशन, इसी से ही हम डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं, इसी के आगे आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है यहीं से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं H बराबर होता है E प्लस पी वी के। इसको अवकलित करना है स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष। स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर, इस वाली इक्वेशन को हमें अवकलित करना है ताप के सापेक्ष जब दाब स्थिर हो। तो किस तरह से लिखा जाएगा? P कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 के मान को 1 में रखना है, यानी ये वाली जो वैल्यू है उसे हमें यहाँ पुट करना है। तो Cp माइनस Cv बराबर है ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम मान लेते हैं, माना आंतरिक ऊर्जा फलन है आयतन और ताप का। तो यहाँ पर इसे अवकलित करना है, इस वाली जो इक्वेशन है इसे अवकलित करना है स्थिर दाब पर अवकलित करने पर। ठीक है, अवकलित करें तो ये आ जाएगा DE अच्छा यहाँ पर V और आएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाली जो इक्वेशन है हमारी आ गई है। इस वाली इक्वेशन में हमें भाग देना है, डिवाइड करना है dt का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें। मैं वापस से यही लिखना शुरू करूँगी, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है तो इसको नोट करें और यहाँ पर आगे हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो दाब है उसकी तो हमने यूज़ किया ही नहीं अभी, ये स्थिर दाब नहीं है, स्थिर दाब अभी है नहीं। इसको अवकलित करना है, सिर्फ अवकलित कर दें आप बस। इसको नोट करें सबसे पहले तो। ठीक है, अब हम इसका भाग देंगे। किस तरह से भाग दिया जाएगा? जैसे कि मैंने बताया इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट वाली इक्वेशन को मैं अभी छोड़ रही हूँ, इसी के आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो देखिए, इसको हम अवकलित कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं
यहाँ पर भाग देने के साथ साथ दाब जो है स्थिर स्थिर दाब पर भाग दिया है हमने dt का। यहाँ पे ये dt आ रहा है, इसी से हम भाग दे रहे हैं, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगी, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। इसको छोड़ें। अब ये वाली जो इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसके आगे नोट करें। देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इसे हमें पुट करना है हमारी 3rd नंबर की इक्वेशन जो इससे जस्ट पहले थी उसमें। तो क्या इक्वेशन थी हमारी, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इक्वेशन जो थी वो थी Cp माइनस Cv इसमें वैल्यू पुट होगी प्लस del V अपॉन del T माइनस, ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर 3rd थी। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर हमें पुट करनी है इस वाली इक्वेशन से। समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर, ठीक है, ये वाला जो मान है वो हमें यहाँ रखना है, तो रख दें इस मान को, इसको हटाएं और ये जो 4 की वैल्यू है उसको हमें यहाँ रखना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आया, बस साइन का अंतर है, तो ये वाली जो वैल्यू है आपस में कट गई। इसके बाद ये वाली जो टर्म है वो कॉमन है, उसे बाहर निकाल लेंगे। Cp माइनस Cv बराबर del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P ब्रैकेट में प्लस P। अब देखिए गैसों के लिए अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वह 0 के बराबर होता है, बहुत कम होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो ये वाली जो टर्म है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन आयतन के सापेक्ष, ये वाली जो टर्म है वो 0 के बराबर हो जाएगी आदर्श गैस में। आदर्श गैस के लिए अंतर आणविक आकर्षण बल यानी ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो गई, तो Cp माइनस Cv बराबर हो जाएगा ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन को आप नंबर दे दें 5। अब इससे आगे बढ़ेंगे, ये हमारी 5 नंबर की इक्वेशन आ चुकी है। इससे आगे देखते हैं। देखिए हमें पता है आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण द्वारा PV इक्वल्स टू nRT, जब n बराबर है 1 के तो PV बराबर हो जाएगा RT के। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इससे आगे हमें बढ़ना है, तो सबसे पहले तो इसको नोट करें, इसको हम आगे अवकलित करेंगे और फिर देखेंगे हमारी क्या इक्वेशन आती है। तो नोट डाउन करें इसे।
ठीक है। अब देखिए जो समीकरण 5 है इसको भी मैं अभी छोड़ रही हूँ और बाकी का पोर्शन मैं ऊपर वाला यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ, हटा रही हूँ, क्योंकि हमें आगे अपने यहाँ डेरिवेशन अब आगे करना है। तो देखिए ये जो लास्ट में आदर्श गैस समीकरण मैंने लिखा है, इसी को ही दाब के सापेक्ष ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलित किया जाएगा। प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट ले रहे हैं, स्थिर ले रहे हैं, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर, ठीक है। तो किस तरह से अवकलित किया जाएगा देखते हैं। दाब जो है वह तो स्थिर है, बाकी की टर्म जो है उसको अवकलित करेंगे। ताप के सापेक्ष कर रहे हैं आर, और टी जो है वो अवकलित हो रहा है तो यहाँ तो 1 मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे ये वैल्यू आ गई है। इसमें से ये वाली जो वैल्यू है उसको बाहर ले लिया आर और ये अपॉन में पी, ये समीकरण आ गया समीकरण 6। अब समीकरण 5 जो है उसमें 6 का मान रखना है। समीकरण 5 में 6 का मान रखने पर रख दे मान, तो जो Cp है वो बराबर है Cv के P। अब ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट करनी है, तो इसे पुट करने के बाद क्या मिलेगा, R ऊपर आ गया, P नीचे है, P से P कट गया, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अब नेक्स्ट इस वाले पोर्शन को मैं हटा रही हूँ, ठीक है। अब वैल्यू देखिए, Cp माइनस Cv बराबर हो जाएगा R के, R क्या है यहाँ पर, गैस स्थिरांक के, अर्थात Cp और Cv में अंतर R के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा Cp Cv में संबंध आ गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देख लेना। दोनों जो वैल्यू हैं वो बराबर हो जाएंगे, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो बराबर है R के, तो इसे भी आप नोट डाउन करें। ओके, तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले जो ऊष्माधारिता है उनके दोनों प्रकार देखे, उनकी परिभाषा और उनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है वो देख लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने देखा था वो देखा था Cp और Cv में संबंध, जो कि बराबर हो गया R के, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। R यहाँ पे क्या है, गैस स्थिरांक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।